हाँ रिवीजन बना। तो नोट्स की कॉपी तो करवाई ली होगी आपने। कौन से नोट्स? इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ बुला के मुर्गा बना दूंगा। अगली बार ऐसे कि पूरी रामायण खत्म हो गई और अभी पूछ रहा भाई कि हाँ सीता माँ थी बेटे। आइए आइए आइए, बता रही है बता रही है। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा बेटा अपन ने, और मांग कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा अपन ने? अन्य बातें पढ़ ली थी अपन ने। तो आइए बेटा सबसे पहले मांग वक्र बनाए। क्या बनाए बेटा? मांग वक्र। आप लोग पहली बार आए फर्स्ट डे, कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं आप लोग। आइए आइए। तो इससे पहले की क्लास में थे आप लोग? जो अपन ने लास्ट कंसोलिडेशन लिया था तब थे आप लोग? गुड। तो आप रूटीन क्लास में नहीं आते, खाली कंसोलिडेशन में आते हैं आप लोग? आप रेगुलर क्लास में नहीं आते हैं क्या आप लोग, या ऑनलाइन होते हैं आप लोग? सैटरडे को आए थे, सैटरडे को आए हैं, तो रूटीन क्लास में नहीं आएंगे आप लोग? ऐसे अब समझ में आ गई बात। तो मांग का नियम याद है बेटा आपको? अन्य बातें, कीमत घटेगी तो मांग, और कीमत बढ़ेगी तो मांग। तो कीमत और मांग का संबंध धनात्मक की ऋणात्मक? पक्का? तो कीमत घट रही है बेटा, मांग क्या होगी? दस 20 30 40 50। तो बेटा ये मांग है 10 20 30 40 50। तो 5 रुपए कीमत में मांग कितनी है बेटा? और 4 पर कितनी है बेटा? 3 पर, 2 पर और 1 पर। तो बेटा मांग वक्र का ढाल होता है हमेशा ऋणात्मक। क्या होता है बेटा? इससे ऋणात्मक ढाल कहा जाता है। कौन सा ढाल? अब बेटा यहां पर इसको हम कहते हैं नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ वक्र, या फिर इसका नाम है अधोगामी ढलुआ। क्या बोलते हैं इसको हम? अधोगामी ढलुआ, अधोगामी ढलुआ, या फिर इसको कहते हैं ऋणात्मक ढालू। अरे वापिस ये बीमारी आती है, इसका क्या बीमारी है? नहीं ये समस्या हमारे साथ ही क्यों आती है?
तो बड़ा इसके नाम हो गए अधोगामी डलवा, नीचे दायरी और गिरता हुआ वक्र और ऋणात्मक ढालू। ये होता है मांग वक्र का ढाल, मांग वक्र का ढाल। तो जो वक्र नीचे की ओर गिर रहा हो, जो वक्र नीचे की ओर गिर रहा हो, सब क्या कहते हैं बेटा, नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ 5 किलोमीटर दूर से लाइन ऐसे खींच रहा हूं, इस पे लाइन खींच रही है। वाह भाई, ये होता है बेटा अपना नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ वक्र, यानी कि अधोगामी डलवा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो तीनों नाम से पूछ सकता है। ये नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ भी है, और ऋणात्मक ढालू भी है। तो यहां पर एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, मांग में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन। ठीक है बेटा। तो बाकी जो लास्ट क्लास में थे उन्होंने नोट्स की कॉपी करवा ली क्या बेटा? क्यों, किसने नहीं कराई? वेरी गुड बेटा। बेटा मैं नोट्स लिखाऊंगा नहीं, लेकिन तो नोट्स आपके पास होने चाहिए ना बेटा। तो बेटा इसकी कॉपी करवा के रख लो, कॉपी करवा लोगे तो बार बार। अरे यही नोट्स बेटा, ये नोट्स जो मैंने लिखवाए नोट्स है बेटा, अपन कंसोलिडेशन में टॉपिक समझा सकते हैं, लेकिन दोबारा नोट्स में लिखाएंगे बेटा अपन, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, इतना टाइम अपने पास है नहीं। तो ये नोट्स आपके पास या तो आप क्लास में बैठ के लिखिए या क्लास के बाद लिखिए बेटा, और या फिर बेटा फोटो कॉपी कराएं बेटा, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। तो वो आप आज करवा लेना बेटा, क्योंकि जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ ये इसमें मैंने इसके पूरी डिटेल लिखाई हुई है। तो अब लिखाने का टाइम बेटा अपने पास नहीं है, क्योंकि अपन वैसे ही बहुत आगे चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये पहला टॉपिक है, और जो क्लास में चल रहा है बेटा वो लास्ट टॉपिक है। तो हम उसमें काफ़ी आगे बेटा, रूटीन क्लास में मार्केट चल रहा है बेटा वहाँ पे। तो अब इतना अगर दोबारा लिखाने बैठेंगे तो बेटा अपनी क्लास को चलते हुए करीबन 2 महीने हो चुके हैं, और 2 महीने का मैं लिखा चुका हूँ बेटा। अगले 2 महीने और लिखाने की तो बेटा समझाने में टाइम कम लगेगा, लिखाने में ज़्यादा। तो हम लिखने का टाइम बचाना चाहते हैं बेटा, तो आप कॉपी करवा लेना बेटा, ठीक है। बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पर एक एक वर्ड का मीनिंग है। जैसे सामने लिखा हुआ है मांग वक्र पर गतिशीलन और मांग वक्र का गतिशीलन, यहां पे बेटा सिर्फ एक शब्द बदलेगा, लेकिन क्वेश्चन का अर्थ बदल जाएगा बेटा। हाँ बेटा,
गतिशीलन है बेटा ये। गुड, कोई बात नहीं, घर की बात है बेटा। अरे ये भी परिवार ही है अपना, फैमिली। हाँ बोले बेटा। लेकिन बीसीके का मत निकलवाना बेटा, क्योंकि बीसीके में चेंज हो गए बेटा। बीसीके में चैप्टर 3 में बहुत चेंज हो गए। किसी कंपनी का सीईओ चेंज हो गया, किसी का सीएफओ, और चैप्टर में भी काफ़ी चेंज है। तो चैप्टर चैप्टर 4 पूरा चेंज हो चुका है। इक्वली जो बुक है वो तो आप हिंदी की पुरानी में ले सकते हो आप, लेकिन बीसीके की तो बेटा नई ही लेनी पड़ेगी अब, जैसी भी है। हालांकि गलती उसमें भी है, लेकिन बेटा पूरी चेंज हो गई है। पुरानी बुक और नई बुक का सिलेबस ही चेंज है, तो उसमें बेटा अपन रिस्क लेंगे बेटा अपन। चलो बेटा, तो यहां पर बीसी की अपनी सेकंड बुक है बेटा, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। यहां पर चित्र में कीमत ओपी है और मांग ओ क्यू है। कीमत क्या है बेटा? ओ पी। मांग क्या है बेटा? कीमत ओपी, मांग ओ क्यू। अन्य बातें समान रहने पर, कीमत के घटने पर, तो अगर कीमत घटने पर मांग बढ़ जाए तो इसे कहते हैं मांग में विस्तार। मांग में, और अन्य बातें समान रहने पर अगर कीमत बढ़ जाए और मांग घट जाए, मांग में संकुचन। तो बेटा जब मांग में विस्तार और संकुचन होता है तब मांग वक्र एक ही रहता है। जैसे कि यह मांग वक्र है, खाली गतिशीलन होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या तो गतिशील किसी तरफ, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो इसलिए इसको नाम दिया गया मांग वक्र पर गतिशीलन। या तो आप इस बिंदु से इस बिंदु पे जाओगे, या तो इस बिंदु से इस बिंदु पर, और या फिर इस बिंदु से इस बिंदु पर। अगर नीचे की ओर गतिशीलन हो रहा है, नीचे की ओर, तो ये क्या हो रहा है? मांग में विस्तार। और ऊपर की ओर गतिशीलन है तो मांग में, लेकिन मांग वक्र तो एक ही है भाई साहब। मांग वक्र क्या है बेटा? एक। अब यहां पर दूसरा केस, ये है मांग वक्र डीडी। कीमत है बेटा ओपी और मांग है बेटा ओ क्यू। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कुछ अन्य बातें होती है जिनको हम क्या रखते हैं बेटा? समान, क्योंकि अगर वो परिवर्तित हुई तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। यहां पर कीमत स्थिर रहेगी बेटा। कीमत क्या रहेगी बेटा? स्थिर। और मांग बढ़ेगी अन्य बातों के कारण। अब अन्य बातें जैसे मान लो कि आपकी आय बढ़ गई, और आय बढ़ने से आपकी मांग बढ़ गई, या फिर फैशन चेंज हो गया, या फिर रुचि पसंद आदत में परिवर्तन हो गया, या जलवायु मौसम में परिवर्तन आ गया, सर्दी आ गई, साहब एसी की मांग कम हो गई लेकिन गर्म वस्त्र की मांग बढ़ गई। तो अगर अन्य बातों के कारण मांग बढ़ जाए तो इसे कहते हैं बेटा मांग में वृद्धि। क्या बोलते हैं बेटा? मांग में वृद्धि। इसको क्या नाम दिया था हमने? और ये क्या बेटा? मांग में। तो विस्तार कब आएगा? जब मांग बढ़ेगी लेकिन कीमत घटने के कारण। अन्य बातें समान रहने पर, कीमत घटी और मांग बढ़ी, हमने क्या नाम दिया उसको? विस्तार। लेकिन यहां पर कीमत तो समान है और अन्य बातों के कारण मांग बढ़ रही है, तो मांग वक्र दाईं ओर गतिशील हो गया। कहां पे? राइट हैंड साइड। तो इसको हमने क्या नाम दिया? मांग वक्र का। मांग वक्र का गतिशीलन। तो बेटा ये मांग वक्र का गतिशीलन हो गया बेटा। अब यहां पर अगर अन्य बातों के कारण मांग घट जाए जबकि कीमत क्या रहे बेटा? समान, अब हो सकता है कि गर्मी आ गई और गर्मी आने पे गर्म वस्त्रों की मांग क्या हो गई? कम हो गई।
या फिर दिवाली चली गई इसलिए पटाखों की मांग कम हो गई, होली चली गई इसलिए रंगों की मांग कम हो गई, संक्रांत चली गई पतंगों की मांग, अभी शादियां बैन होने वाली हैं, बैन मतलब बंद बंद। अब वो देव शैनी 11 आ रही है और देव सो जाएंगे, और देव सो जाएंगे तो शादियां, समझ नहीं आता कि शादी में भगवान को क्यों तकलीफ देते लोग। भगवान सो रहे तुम शादी करो अपने आराम से, क्या। हाँ बेटा, यही काम बचा है भगवान को, यही काम बचा। जयपुर में 1000 शादी है, कहाँ कहाँ जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। इंडियंस, वी आर इंडियंस। और इंडियंस में भी आप देखेंगे कि ये सब ज्यादा हिंदू धर्म में ही होता है। इंडियंस में तो और भी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, क्या फर्क पड़ता है बेटा। भगवान जाग रहे हैं, बहुत सी बात है, सोने दो, रेस्ट कर रहे हैं, कोई बुरी बात थोड़ी ना है। अरे हम भी तो सोते हैं। अरे बेटा फिर वही चीजें क्यों नहीं होती, करो ना, कौन मना कर रहा है, मना किया किसी ने। भगवान को डिस्टर्ब क्यों करना है यार। शादी तुम्हारी, बैंड बाजे तुम्हारे घर में आएगा, जिमोगे तुम, परेशान भगवान को कर रहे हो, गलत बात। पूछो बेटा। 2 चित्र के बिल्कुल बन सकते हैं बेटा, 4 नहीं, गलत क्यों होगा। आपको चित्र बनाने ही नहीं है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो बेटा आपको सिर्फ टॉपिक का मतलब समझना है बेटा, आपको समझना है कि वृद्धि क्या होती है और कमी क्या होती है, समझना है, और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वहां पर जाके आपको बताना नहीं है, डायग्राम बनाने नहीं है। तो डायग्राम सिर्फ समझने के लिए, बनाने के लिए तो 4 मत बनाना बेटा, एक भी मत बनाना बेटा। तो इंद्रजीत, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? बाकी जो क्लास में बैठे हैं उनको तो आवाज आ रही है क्या? किसने अनम्यूट कर रखा है? कौन सा माइक? और तो उसको सुनना है, बोलना थोड़ी ना है। ऐसा होता है क्या? तो इंद्रजीत, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो और तो सुन नहीं पा रहे ना। आ जाओ बेटा। इंद्रजीत, म्यूट बटन ओपन कर लो ऐसे, चलो। हाँ हाँ, कुछ कहना चाहते हैं बेटा? गुड। मांग में वृद्धि और मांग में कमी। एक तरफ हम मांग वक्र पे गतिशील हो रहे हैं, एक तरफ मांग वक्र खुद ही गतिशील हो रहा है। तो बदला सिर्फ एक शब्द। जब क्वेश्चन आएगा मांग वक्र पर गतिशीलन तो मतलब है विस्तार संकुचन, और जब मांग वक्र का गतिशीलन तो वृद्धि और कमी। लेकिन समस्या यहीं पे खत्म नहीं हुई बेटा, समस्या अभी बाकी है बेटा। और समस्या ये है कि कई बार विस्तार संकुचन वाले केस में भी कुछ शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे कि वृद्धि और कमी शब्द यहां पर भी इस्तेमाल किया जाएगा बेटा। तो बेटा आप अंतर तो करना ही पड़ेगा ना। अगर ये भी मांग में वृद्धि है और ये भी मांग में वृद्धि है तो एग्जाम में पता कैसे चलेगा किसकी बात कर रहा है।
तो उसके लिए रास्ता ये निकाला कि विस्तार शब्द को हम कहते हैं मांग मात्रा में वृद्धि, और इसको कहते हैं मांग। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना बेटा। अगर क्वेश्चन में वो आपको कहे मांग में विस्तार या मांग में संकुचन, तो विस्तार संकुचन तभी होता है जब प्रभाव होता है कीमत का। किसका होता है बेटा? कीमत का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि आप ये बताइए कि विस्तार मांग मात्रा नहीं, मांग में विस्तार मांग में संकुचन, तो विस्तार संकुचन में मात्रा शब्द का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरे इस टॉपिक में विस्तार और संकुचन शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है। कीमत घटने पर मांग बढ़ी विस्तार, कीमत बढ़ने पर मांग घटी संकुचन। लेकिन बेटा वृद्धि कमी शब्द का प्रयोग दो बार होता है बेटा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए वृद्धि या कमी का, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो मांग में वृद्धि है या मांग मात्रा में वृद्धि है। क्योंकि अगर वो मांग में वृद्धि है तो उसका मतलब है कीमत स्थिर है और मांग बढ़ी है अन्य बातों के कारण, और मांग मात्रा में वृद्धि है तो इसका मतलब है कि अन्य बातें समान है, कीमत घटी है और मांग बढ़ी है। तो ये जो मात्रा शब्द को ध्यान देना है, ये तब देना है जब वृद्धि या कमी शब्द का प्रयोग किया गया हो। जब विस्तार संकुचन लिखा जाए तो मात्रा शब्द का कोई लेना देना नहीं है। दोबारा से समझिए, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मांग में विस्तार मांग में संकुचन, तो वहां पर मतलब यही है कि कीमत का प्रभाव मांग पर पड़ा है, कीमत घटने पर मांग बढ़ी है और कीमत बढ़ने पर मांग घटी है। लेकिन अगर वृद्धि या कमी शब्द आ जाए बेटा, कौन सा शब्द? वृद्धि या कमी, तो फिर दिमाग का प्रयोग करना, क्योंकि वृद्धि अगर मांग में वृद्धि लिखा है तो इसका मतलब है ये, और मांग मात्रा में वृद्धि लिखा है उसका मतलब है ये। तो वृद्धि और कमी शब्द पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो मांग में वृद्धि है या मांग मात्रा में वृद्धि। क्लियर है क्या बेटा? तो विस्तार संकुचन में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि विस्तार संकुचन शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है बेटा। कितनी बार होता है बेटा? कीमत घटने पर मांग और कीमत बढ़ने पर मांग, विस्तार और संकुचन। लेकिन वृद्धि कमी शब्द का प्रयोग कितनी बार? जब कीमत का प्रभाव है तब भी और जब नहीं है तब भी। तो अगर मांग मात्रा है और सिर्फ मांग में वृद्धि और मांग कमी है तो याद रहेगा बेटा। तो इसको क्या नाम दिया हमने? और ये तो का गतिशीलन कब होगा? जब प्रभाव किसका होगा? और पर पे कब होगा? क्लियर है बेटा? क्लियर? फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे लगभग आप सभी लोग। हाँ, कुछ को छोड़ के, बाकी तो पहली बार ही पढ़ रहे हो। जो पहली बार पढ़ रहे समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है बेटा? कंफर्म? श्योर? चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा मांग का नियम लागू होने के कारण। मांग का नियम, मांग का नियम क्या था बेटा? अन्य बातें, कीमत घटेगी तो मांग, कीमत बढ़ेगी तो मांग। तो ये मांग का नियम क्यों लागू होता है भाई? तो इसके मांग का नियम लागू होने का पहला कारण है कौन सा प्रभाव?
तो मांग का नियम लागू होने के 4 कारण है बेटा। तो मांग का नियम लागू होने के कितने कारण है बेटा? पहला कारण बेटा, दूसरा। तो देखिए आपके जानकारी के लिए बता दूं, हमने सबसे पहले पढ़ा था मांग को प्रभावित करने वाले घटक, यानी कि अन्य बातें, जिनको अपन ने क्या किया था, और उसमें सबसे पहले जिसको समान किया था बेटा वो थी उपभोक्ता क्या है। अब मुद्दा ये है कि कल तक तो हम ये कह रहे थे कि मांग का नियम तब लागू होगा जब उपभोक्ता की आय स्थिर रहेगी, और आज हम ये कह रहे हैं कि मांग का नियम के लागू होने का कारण ही आय प्रभाव है। भाई साहब एक ही बात बोल रहे हो, दो बातें क्यों बोल रहे हो? तो आपकी जानकारी बता दूं कि जिस आय को स्थिर किया गया था, ये वाली, ये है मौद्रिक आय। कौन सी आय बेटा? और ये कौन सी आय बेटा? तो दोनों का अंतर समझो बेटा, वही समझा रहा हूं बेटे। मौद्रिक आय आपकी सैलरी, आपकी इनकम। जैसे आप सीए बन गए और आपको 15 लाख का पैकेज मिला, 15,000 का पैकेज मिला, ₹15 लाख कम लग रहे हैं बेटा, साल का पैकेज बेटा ये। तो क्या 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 चाहिए बेटा आप लोगों को? बेटा आपने सीए बन के कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। बहुत बड़ा काम तब होगा जब सीए का काम करते टाइम आप किसी कंपनी को एक प्रॉफिट के लेवल पे लेके जाएं। आपने कंपनी को ज्वाइन किया और अपना दिमाग लगा के आपने कंपनी को 200 करोड़ रुपए का बेनिफिट कराया, तो ऐसे में कंपनी 2-4 करोड़ देने में आपको 1 मिनट लगाएगी, लेकिन वो 2-4 करोड़ के लिए आपको अपनी एबिलिटी दिखानी पड़ेगी। सिर्फ सीए होने के करोड़ों रुपए नहीं मिलते बेटा, सिर्फ टीचर होने के लाखों रुपए नहीं मिलते। मैं भी टीचर हूं और कुछ टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं जिनकी सैलरी जो होती है वो महीने की 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार। लेकिन बेटा वो हमसे थोड़ा कंपटीशन कर सकते हैं बेटा, हमारा उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है बेटा। कहाँ वो और है, तो वो भी टीचर ही, वो भी पढ़ाई रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम भी पढ़ाई रहे हैं। अब गरीब आदमी क्या सर। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। तो आपको जो पैकेज मिलेगा ना, 15 लाख, 20 लाख, मैं कहता हूं भगवान करे 1 करोड़ मिले, मेरे क्या जा रहा है भैया, मेरे को जेब से देना नहीं है बेटा, वो तो आपकी एबिलिटी पर है। मैं तो चाहूंगा आपको 100-100 करोड़ का पैकेज मिले, तो बेटा उससे मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मुझे खुशी होगी कि हमारे स्टूडेंट देखो आज 100 करोड़ के पैकेज पे हैं, 200 करोड़ के पैकेज पे हैं। आप लोगों की पेपर में फोटो छपेगी, उसे देख के मुझे खुशी होगी, लेकिन पेपर में फोटो किसी सही वजह से छपनी चाहिए बेटा, क्योंकि पेपर में फोटो छपना तो आम बात है। तेज बाइक चला के 2 लोगों को उड़ाया, फोटो तो वैसे वैसे फोटो नहीं भाई, वैसे फोटो नहीं चाहिए भाई। फोटो चाहिए मतलब कि किसी कंपनी ने को 1 करोड़ का पैकेज दिया, ये ऐसी फोटो। हाँ बेटा, माला, हाँ गुड। नहीं सिर्फ माला वाली नहीं बेटा, सिर्फ माला वाली तो खतरनाक होती है बेटा, उसके लिए अखबार में एक अलग से पेज है बेटा, माला वाला। धूप भी जला दो, अगरबत्ती। आए प्रभाव।
तो आपको जो 15 लाख का पैकेज मिला बेटा वो तो आपकी मौद्रिक आय है, इसको हमने स्थिर कर दिया। सैलरी 15 लाख है तो 15 लाख ही रहेगी मांग के नियम में। लेकिन बेटा क्रय शक्ति तो बदलती है तब जब वस्तु के मूल्य बदलते हैं बेटा। कैसे? आपके पास 100 रुपए और एक चीज आती है 1 रुपए की, तो 100 रुपए में कितनी खरीद पाओगे बेटा? अब भी आपके पास 100 रुपए ही है, मौद्रिक आय 100 रुपए ही है आपकी। पहले 100 रुपए थे आपके पास, अभी भी कितना आपके पास? 100। लेकिन अब वस्तु का मूल्य हो गया 50 पैसे। तो बेटा जब कीमत घटी तो क्रय शक्ति घटी या बढ़ी? इसी को कहते हैं वास्तविक आय। वास्तविक आय का अर्थ है क्रय शक्ति। तो बाजार में जब कीमतें घट जाती है तो हमारी क्रय शक्ति बढ़ जाती है ना बेटा? यही कुछ दिन पहले हम नींबू लेने गए थे, है ना बेटा? और हमने पूछा था नींबू क्या भाव है? 400 रुपए किलो। 2 दे दे, एक दे दे, एक। तो 2 लोग खड़े बोले आधा था दे दे हम दोनों को। और अभी थोड़े दिन पहले हम गए, क्या रेट है? 40 रुपए किलो, 1 किलो देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जाके कितना 20 रुपए किलो, तो 3-4 किलो देते। 5 रुपए किलो है, 10 किलो देते। अब खराब नहीं होंगे? तो खराब तो तब हो रही थी जब कितने रुपए किलो थे बेटा? 400 रुपए। तो बेटा दोनों केस में आपके पास पैसे तो उतने थे ना, खाली उस समय आपकी क्रय शक्ति घट गई थी। तो भाई 400 रुपए किलो नींबू है तो 400 रुपए तो पूरे घर की सब्जी आ जाए, और वो भी 3-4 दिन की। चलो 1 हफ्ते की मान लो बेटा। अब 1 हफ्ते की सब्जी के बदले क्या लेके आदमी घर में? नींबू। बोले क्या लाए हो? नींबू 1 किलो, जाओ। बोले इससे क्या? बोले शिकंजी बनाओ और पी लो, बस हो गया काम, अपना काम मंतर। तो बड़ा आय प्रभाव, आय प्रभाव वो प्रभाव है जो ये कहता है कि जब कीमतें घटती हैं तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। जैसे आप बाजार में ये सोच के गए थे कि कोई चीज 100 रुपए की मिलेगी, वहां जाके पता लगा चीज तो 50 रुपए की है, तो बड़ा क्रय शक्ति घट गई कि बढ़ गई? तो बड़ा कम खरीदोगे ज्यादा खरीदोगे। और आप सोच गए थे कि 100 रुपए की मिलेगी, वहां जाके पता लगा 200 रुपए किलो है, तो क्रय शक्ति घट गई बेटा। दोनों केस में थे तो 100 रुपए ही ना आपके पास, यानी मौद्रिक आय तो आपकी स्थिर थी ना आपकी। तो यहाँ पे घटी और बढ़ी क्या? आपकी सिर्फ क्रय शक्ति। और क्रय शक्ति को क्या कहते हैं बेटा? अपन वास्तविक आय। वास्तविक आय। क्लियर है बेटा? तो कीमत घटेगी तो मांग, और कीमत बढ़ेगी तो मांग। पक्का? श्योर? तो बेटा ये है आपकी कौन सी आय बेटा? तो मांग का नियम लागू होने की पहली वजह है कौन सी आय? वास्तविक आय कैसे काम करेगी? कीमत घटेगी तो वास्तविक आय बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी। अरे चीजें सस्ती हो जाएंगी तो क्रय शक्ति क्या हो जाएगी? आपको 100 रुपए देके मैं भेज दूं 1970 में, अरे 70 में 100 रुपए मुझे भेज दो, मुझे भेज दो भाई साहब। मैं तो गोल्ड भी नहीं लूंगा, जमीन खरीद लूंगा। 1970 में जयपुर में विद्याधर नगर बीडीएन, वहां पे जमीन का रेट था 20 पैसे गज। हाँ जी, अभी करीबन 2-2.5 लाख रुपए गज। तो 20 पैसे गज में 100 रुपए में तो मैं कितना बड़ा प्लॉट ले लेता बेटा मैं। बेटा दुनिया में जो भी चीज आप खरीदते हो ना, उसमें से कुछ ही चीजें हैं जिसका भी डेप्रिसिएशन नहीं होता, कभी एप्रिसिएशन होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड गोल्ड। आप शोरूम से आज 2 करोड़ की गाड़ी लेके आओ, तो 2 करोड़ की गाड़ी की वैल्यू 1,80,000 तो तब हो गई जब वो रोड पे आ गई, खत्म हो गई। 20 लाख की वैल्यू सिर्फ शोरूम से कहां पे आई? रोड पर। और 1 साल चला लोगे तो कोई 1.5 करोड़ देगा उसके, और 5 साल बाद बेचोगे तो कहेगा 1.25 करोड़ ले ले भैया। और गोल्ड 2014
सॉरी 2004, 2004 गोल्ड का रेट था करीबन 3100 या 3200 रुपए, 3200 रुपए का 10 ग्राम, और इस टाइम है करीबन 55 से 60, 3 लाख। अच्छा उस टाइम की बता रहे हो क्या? हाँ ऐसे बोलो ना, डरा क्यों रहे हो? अगर उस टाइम पे किसी ने सोना खरीदा होता 1 किलो तो कितने का रहा भैया वो? 3.25 लाख का 1 किलो। आज की डेट में आज आज सिर्फ 18 साल ऊपर हुए हैं इसको, आज 2022 से बैठे अपन। आज सोने का रेट है 55,000, 55,000 रुपए 10 ग्राम। तो 1 किलो के कितने हो गए भाई साहब? है पक्का? तो 50,000 का तो 10 ग्राम है, 100 ग्राम 5 लाख का, 55 लाख रुपए। तो भाई साहब 3 लाख के कितने लाख हो गए? 3 लाख के 55 लाख। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। तो वो एप्रिसिएशन आपको किसी से मिल जाएगा। जमीन की वैल्यू भाई साहब 20 पैसे गज थी, 1000 गज का प्लॉट ले लिया तो उस टाइम, आज भाई साहब 1000 गज का प्लॉट। सो बेटा उस टाइम पैसे की वैल्यू क्या थी? ज्यादा थे तो 100 रुपए ही ना बेटा, लेकिन पैसे की वैल्यू क्या थी? ज्यादा। और आज पैसे की वैल्यू क्या है बेटा? कम। रीजन वस्तुएं महंगी हो गई बेटा। पैसा तो आज भी 100 रुपए नोट तो 100 रुपए का ही है ना, लेकिन पहले के, हाँ वैल्यू कम होगी बेटा। पहले के टाइम में जो पेरेंट्स सॉरी जो रिलेटिव्स हमारे घर आते थे, रिश्तेदार आ गए, हमारे टाइम में तो 1-1 रुपये दिया करते थे, 1 रुपया 2 रुपया, और वो भी ऐसा था, अरे वाह अरे बढ़िया 2 रुपये। और कोई 5 रुपये दिया तो ये अंकल सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया अंकल या 5 रुपये देखेगा भैया। तो 5 रुपये से ऊपर देता नहीं था भैया कोई, बच्चों को तो 5 रुपये से ऊपर कोई देता था उस टाइम पे। आज की डेट में कंडीशन ये है कि किसी को 500 रुपये भी दो ना, अगर पास है तो 1100 2100 फिर भी ठीक है, 5100 कोई दे तो फिर तो आज के टाइम में बेटा वही चीज है कि पहले बच्चे घर से निकलते थे, पापा 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। आजकल सीधा 500,000 से कम बात ही नहीं करते। गाड़ी पेट्रोल डलवाने थे तो कहते लो 500 रुपए दो, गाड़ी पेट्रोल डलवाएंगे तो 500 रुपए तो गाड़ी का पेट्रोल आता है उनका, और उसके बाद घूमने जाते तो 500 रुपए। तो आज उसके लिए 1000 रुपए मतलब कुछ भी नहीं, और हमारे टाइम पे 1000 रुपए। तो बेटा पैसा तो कल भी 1000 था और आज भी 1000 है, लेकिन आज 1000 की वैल्यू कम क्यों हो गई? क्योंकि चीजों के रेट बढ़ गए। यही पेट्रोल 10 रुपए लीटर हो जाए वापस, तो पापा ऐसे दे 50 रुपए ले, 50 रुपए 5 लीटर पेट्रोल लवाए जाके, तो पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि चीजें क्या हो जाएगी? सस्ती। तो मांग का नियम लागू होने का पहला कारण बेटा कौन सी आए? वास्तविक आय मतलब क्रय शक्ति, मतलब खरीदने की क्षमता। तो जब कीमत घटती है तो क्रय शक्ति, और कीमत बढ़ती है तो क्रय शक्ति। तो मांग के नियम का लागू होने का पहला कारण। दूसरा बेटा प्रतिस्थापन प्रभाव, इसलिए क्योंकि अगर पेप्सी 10 रुपए की है और कोक 10 रुपए की है, पेप्सी का मूल्य 8 रुपए हो जाए, तो बेटा अगर पेप्सी का मूल्य 8 रुपए हो जाएगा तो कोक के सापेक्ष पेप्सी का मूल्य कम हो गया कि बढ़ गया बेटा? तो जो लोग पहले क्या पी रहे थे बेटा, अब क्या पिएंगे? तो पेप्सी की मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो वो अपने स्थानापन्नों के सापेक्षिक चीज सस्ती हो जाती है बेटा, और सस्ती हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। तो मांग का नियम लागू होने का यही कारण तो है कि कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कल तक जो लोग पेप्सी नहीं पी रहे थे, आज वो भी क्या पी रहे हैं बेटा? क्योंकि पेप्सी का मूल्य क्या है बेटा, और कोक का कितना बेटा, और ये सस्ती हो गई, सस्ती हो गई तो मांग बढ़ गई। तो बेटा इसका प्रभाव स्थानापन्न प्रभाव भी तो है कि आज तक जो उपभोक्ता हमारे स्थानापन्न वस्तु का उपभोग करते थे, अब उन्होंने हमारी वस्तु का उपभोग करना क्या कर दिया? शुरू। तो मांग का नियम लागू होने का दूसरा कारण कौन सा हो गया बेटा? दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा प्रभाव आता है बेटा? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले
कि मांग का नियम लागू होने का कारण क्या है? ए ऑप्शन हो आय प्रभाव, बी हो प्रतिस्थापन प्रभाव और सी दिया हो मूल्य प्रभाव। क्योंकि इसमें दोनों आ गए बेटा, और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी सही है बेटा, लेकिन उपरोक्त सभी का ऑप्शन होगा नहीं उसमें। तो अब किसको टिक करना है बेटा? कीमत प्रभाव या, और बाकी दो प्रभाव का डिस्कशन जारी रहेगा। नहीं, अब तो मंडे को बेटा, नेक्स्ट सैटरडे। कल भारत बंद है बेटा। अरे संडे को तो पूरे इंडिया में छुट्टी होती है ना, तो भारत बंद ही तो हुआ।